नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पुलिस अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के डीजीपी इस बैठक में मौजूद रहे। डीजीपी अशोक जुनेजा की बैठक हुई। उड़ीसा के डीजीपी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में 8 जिलों के एसपी भी शामिल हुए हैं। महासमुंद, रायगढ़, जशपुर सहित 8 जिले के एसपी इस बैठक में शामिल हुए। उड़ीसा के 7 जिले के एसपी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। नक्सलियों के खात्मे को लेकर इस बैठक में रणनीति बनी है और नशे के कारोबार पर रोक लगाने को लेकर भी इस बैठक में रणनीति बनी। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, ज्वाइंट ऑपरेशन पर, रिमोट एरिया में मोबाइल टावर भी लगेगा, मादक पदार्थों की तस्करी और खपत को घातक बताया है। रायपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस अधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ उड़ीसा के डीजीपी शामिल हुए। तो एक बहुत बड़ी और अहम बैठक हम इसे कह सकते हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां पर मेरे सहयोगी युगल तिवारी मौजूद हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। युगल, नक्सलवाद और नशे का कारोबार छत्तीसगढ़ में, ये दोनों ही बहुत बड़ी और पुरानी समस्याएं हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो बैठक हो रही है वो बताती है कि इस ओर ध्यान दिया भी जा रहा है। देखिए सुमित, जिस तरह से यहाँ फिलहाल विगत 2 वर्षों से जब से कोरोना काल चल रहा है, इस दौरान जो नशे का कारोबार है वो काफ़ी पनप रहा है। और ये जो सरहदी जो राज्य हैं, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इन्हीं मार्गों से जो है नशे का कारोबार यहाँ पर लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त निर्देश दिए थे कि इस पर अंकुश लगाया जाए। उसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा और जो उड़ीसा के जो डीजीपी हैं अभय, उन्होंने एक महत्वपूर्ण आज बैठक की है और इसमें एक कोऑर्डिनेट करने की किस तरह से है वो रणनीति बनाई गई है। जिस तरह से बस्तर पूरा माओवाद, लगभग 18 जिले ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के जो माओवादी प्रभावित हैं, उन जिलों पर जो है माओवादियों को पीछे धकेलने के लिए रणनीति बनाई गई है। और इनसे जो लगा हुआ, जो राज्यों से सीमा से जो लगा हुआ जो जिला है, जशपुर है, रायगढ़ है, गरियाबंद है, कुल मिलाकर 15 जिले, उड़ीसा के भी शामिल है। इसमें तमाम जिले के एसपी, आईजी प्रमुख रूप से इस बैठक में शामिल हुए। अब एक रणनीति बनाई गई है कि जहां पर रिमोट एरिया है, जहां पर रिमोट गांव है, जहां पर सूचना तंत्र नहीं है या फिर संचार के माध्यम नहीं है, वहां पर जो है टावर लगाने की बात कही गई है ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके। इसके अलावा माओवादियों को ढकेलने के लिए, पीछे खदेड़ने के लिए उन्हें एक रणनीति बनाई गई है, जिसमें इंटेलिजेंस है उसे शेयरिंग की बात कही गई है। और सबसे बड़ी चिंता जाहिर की गई है छत्तीसगढ़ के लिए सुमित, कि जहां यहाँ मादक जो पदार्थ है उसकी तस्करी बड़े मात्रा में हो रही है, तो उसकी जो मात्रा है और जो रूट है उस पर किस तरह से निगरानी रखा जाए और जो तस्कर हैं उनको जो है गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए। इसके अलावा अन्य जो तस्करियां हैं कि लकड़ी की अगर तस्करी होती है, घने वनांचल क्षेत्रों से पूरा छत्तीसगढ़ जो है 44% यहाँ पर वन है, तो तमाम रणनीतियाँ यहाँ पर बनाई गई है। और विशेष करके माओवादियों को खात्मे की रणनीति यहाँ पर बनी है। इसके अलावा प्रमुख रूप से मादक जो पदार्थ है उसकी तस्करी, उसके जो है परिवहन, तमाम जो आरोपी इस तरह से जो कृत्य करते हैं मादक पदार्थों की, उस पर रोकने की बात कही गई है। जी सुमित, तो कुल मिलाकर नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए और नक्सलियों के खात्मे के लिए ये एक अहम बैठक हम इसे कह सकते हैं। प्लानिंग हुई है और प्लानिंग किस तरीके से आगे बढ़ती है ये देखना दिलचस्प होगा। युगल, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक से पहले डीजीपी अशोक जुनेजा ने प्रदेश के सभी एसपी की बैठक भी ली थी। बैठक में सभी पुलिस अधिकारियों को चिटफंड कंपनियों के फरार डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी और शिकंजा कसने के निर्देश दिए थे। वहीं प्रदेश में चल रहे जुआ सट्टा के साथ साथ गांजा तस्करी पर रोक लगाने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए। वहीं राजनीतिक मामलों की जांच करने के साथ ही निर्दोष आदिवासी जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं उन्हें वापस लेने की दिशा में भी काम करने के निर्देश इस बैठक में दिए गए थे। ये प्रक्रिया 2019 से इस शासनकाल में आने के से ये प्रक्रिया चल रही है। अब शिथिलता थोड़ी बहुत बीच में आई थी, तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार निर्देश दिए इसके ऊपर। चिट फंड के अंदर हमारा अभी जो हमारा टारगेट रहेगा
कि जितने व्यक्ति जो डायरेक्टर्स हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए उनकी गिरफ्तारी करना, जिनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं हुई है उनकी बाहरी प्रदेशों के अंदर भी अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट है तो बाहरी प्रॉपर्टी को भी आइडेंटिफाई करना, और तीसरा उसमें यह रहेगा कि जो अभी आवेदन आए हैं उसको क्वांटिफाई करना, उसको क्वांटिफाई करने के बाद उसमें ये देखना कि कितनी राशि और है जो जिसके अंदर हमारे एफआईआर दर्ज नहीं है। अब बात कुछ सियासी खबरों की कर लेते हैं। सीएम भूपेश बघेल यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर बांदा जिले पहुंचे। पहले उन्होंने भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन किए और फिर बांदा पुलिस लाइन पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आज रात सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम भूपेश बघेल और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। सीएम भूपेश बघेल कल दोपहर में मीडिया से रूबरू होंगे, मीडिया के सवालों का जवाब भी देंगे और कुछ जानकारियां शेयर भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री कल शाम को खजुराहो होते हुए रायपुर वापस लौट आएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बांदा जनपद के यूपी के दौरे पर आए हैं, जिसमें बांदा जनपद में 2 दिवसीय का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं उनका हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड हो चुका है और तस्वीरों में साफ तौर पर भूपेश बघेल यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और यहां पर कहा जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी स्वागत सत्कार के लिए खड़े हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर आई हुई है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल अगर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ के सीएम जो है कहीं ना कहीं जो यूपी के दौरे पे आए हैं तो 2 दिवसीय दौरे में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। बांदा जनपद आते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बांदा जनपद के नरैनी क्षेत्र के महादेव नीलकंठ मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए हैं और उसके बाद अब सीधे सर्किट हाउस की ओर जा रहे हैं और उसके बाद एक निजी कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में भी कुछ समाज के लोगों के साथ उनकी मीटिंग है और वहीं पर प्रेस वार्ता करेंगे। अंकित त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बांदा। बुंदेलखंड का आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में वहाँ हमेशा दौरा लगा रहता था। तो इसको भी देखा जाए तो हम लोग मध्य प्रदेश में 2000 में ही अलग हुआ जब हम लोग थे और बुंदेलखंड के दौरे हमेशा हम लोग आते भी थे और यहाँ के सांसद से मुलाकात होती थी। कोई अपरिचित नहीं है बुंदेलखंड से। इलेक्शन का माहौल चल रहा है यूपी में, आज प्रियंका जी की भी दौरा था, तो क्या इस वजह से दौरा है ये? बिल्कुल सही कहा आपने। दौरा हूँ तो मुझे जिम्मेदारी दी गई इसी संदर्भ में। सीएम भूपेश बघेल ने यूपी दौरे पर रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से बातचीत पर कहा कि उसना धान से एथेनॉल बनाने की इजाजत देने की मांग उन्होंने की है। वहीं बीजेपी के मंत्री के इतिहास के ज्ञान पर कहा है कि इतिहास से हमें सबक सीखना चाहिए। धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए बीजेपी की ओर से किए जा रहे आंदोलन पर सीएम ने कहा कि बीजेपी को पहले केंद्र से मांग करनी चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ से उसना चावल खरीदे। इसके साथ ही केंद्र सरकार के मंत्रियों की ओर से मिलने का समय नहीं देने और सीएम का फोन नहीं उठाने पर भी कहा है दूसरी पार्टी की सरकारों के मंत्रियों से नहीं मिलना उनका अहंकार झलक रहा है। मुख्य रूप से बात वही हुई कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। पिछले साल हमने 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और इस साल वो करीब 1 लाख और उससे ऊपर मीट्रिक टन जाने की उम्मीद है। तो ऐसे में हमारे पास सरप्लस पेडी है। यदि उसे इथेनॉल बनाने की अनुमति मिल जाए, जिसके करीब लगभग 2.25 साल हो गया कहते, लेकिन अभी तक की अनुमति नहीं मिली है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि मक्का से और गन्ना से इथेनॉल की परमिशन तो है, लेकिन धान से इथेनॉल बनाने की परमिशन वो नहीं दे रहे हैं। वो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। देखिए, इतिहास से सीखा जाना चाहिए, इतिहास में जीना नहीं चाहिए। इतिहास में जो कुछ भी हुआ है उसे वर्तमान को सीखना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। हम यदि इतिहास में यदि जिएंगे तो हम अपना वर्तमान खो देंगे। स्थिति ये है कि इतिहास के या महापुरुषों के कोई भी कही गई बात को आज की परिस्थिति में उसे बारीक से बारीक अध्ययन करके उसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जिसे वर्तमान पीढ़ी को लाभ मिल सके। तो 500 राइस मिल के उत्पादन, हर महीने के 5 लाख मीट्रिक टन चावल, इतना नुकसान छत्तीसगढ़ को होने वाला है, उसके बारे में ये लोग ध्यान नहीं देंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। और जनता देख रही है, हिमाचल की जनता ने और हरियाणा की जनता ने और कर्नाटक की जनता ने सबक सिखाया है। अभी तो केवल उपचुनाव में ये हारे हैं, तो 5 रुपये कम हुआ है। 5 राज्य के चुनाव होने वाले हैं,
यदि इसमें निपटा तो समझ लीजिए जो 2014 के पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल डीजल उस दर पे आ जाएगा। चलिए अब बात करेंगे शराबबंदी की। राज्य सरकार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी को लेकर 3 समितियों का गठन किया। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक समितियां शामिल हैं। शराबबंदी को लेकर बिहार, गुजरात जैसे शराबबंदी वाले राज्यों का पहले अध्ययन किया जाएगा, स्टडी की जाएगी। बच्चों को भी शराब से दूर रखने के लिए प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के दौरान ऐसे पाठ्यक्रम शामिल करने पर जोर दिया गया है। करके कोई निर्णय लेंगे तब निर्णय का महत्व है, वरना कोई महत्व नहीं है। प्रशासनिक समिति की जो बैठक प्रशासनिक समिति की रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है, जब मेरे पास आएगी तो मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन जो भी बैठक होती है उसमें यही कहा जाता है कि अध्ययन किया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि कब तक अध्ययन करेगी कांग्रेस? और बीजेपी ने अध्ययन करके क्या किया था? बीजेपी ने अध्ययन किया था, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या अध्ययन किया था बताए बीजेपी। अब 2 नाम दे नहीं सकते हैं विधायकों का राजनीतिक समिति के लिए, तो बीजेपी के बारे में क्या कहा जाए? उनको तो इश्यू बढ़ाने से मतलब है, जो आदमी की जान रहे चाहे नहीं रहे उससे कोई। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने शराबबंदी को लेकर गठित अध्ययन दल को दिखावा बताया है। पार्टी के प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने आरोप लगाया, कहा कि सरकार को कमीशन की लत लग चुकी है। कमेटी का निर्धारण दिखावे के लिए किया गया। दरअसल शराब की ओवररेट की कमीशन खोरी के चलते ये सरकार शराबबंदी नहीं करना चाहती। सरकार को कमीशन की लत लग चुकी है और जो कमेटी का निर्धारण किया वो सिर्फ दिखावे के लिए किया है, वरना 3 साल में कमेटी अभी तक ये फैसला कर लेती कि प्रदेश में किस तरीके से शराबबंदी होगी, पूर्णकालिक शराबबंदी होगी, चरणबद्ध शराबबंदी होगी, कितने नशा उन्मूलन केंद्र उन्होंने खोले हैं, ये सरकार बताने की स्थिति में आज नहीं है। 2018 के चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए, प्रदेश की जनता से झूठ बोला गया, उनकी आंखों में धूल झोंका गया, और जिस प्रकार से अध्ययन दल को फिर अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का और समय बर्बाद करने का इनका हथकंडा मात्र है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं छत्तीसगढ़ में बढ़ती महंगाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश में कांग्रेस के पदाधिकारी केंद्र सरकार के खिलाफ पदयात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेवाईएम के पदाधिकारी पोल खोल यात्रा निकाल रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों में कमी नहीं करने पर राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पूरे प्रदेश में गाड़ियों को धक्का मारकर राज्य में वैट कम करने की मांग की है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राजधानी रायपुर, बलौदाबाजार और कोरबा की तस्वीरें, जहां पर युवा मोर्चा ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहां बीजेपी के इस आंदोलन पर कांग्रेस का कहना है कि आंदोलन बीजेपी के 9 सांसदों के बंगलों पर करना चाहिए। जब से केंद्र सरकार आई है तब से महंगाई चरम पर है। हमने सरकार से निवेदन किया था कि इस वैट को कम करे और छत्तीसगढ़ की जनता को पेट्रोल और डीजल में राहत दे, मगर छत्तीसगढ़ की सरकार जो है अब तक सुध नहीं की है इस बारे में। छत्तीसगढ़ की जनता की उन्हें चिंता ही नहीं है, ऊपर से ये पद यात्रा नहीं अपना पश्चाताप यात्रा निकाल रहे हैं प्रदेश की सरकार। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और रसोई गैस सिलेंडरों पे भरमार रूप से रेट में बढ़ोतरी की गई है। युवा मोर्चा के प्रदेश इकाई के नेता अब वैट कम करने की मांग कर रहे हैं, जबकि इस प्रदेश में अन्य प्रदेशों से वैट पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कम कर दिया है। भाजपा को अगर महंगाई का मुद्दा उठाना है तो इस प्रदेश के जो भाजपा के 9 सांसद हैं, जिसमें एक केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करना। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। ऐसिडिक संपत्ति के मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की, जिस पर अंतरिम राहत के रूप में गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर आज सभी पक्षों की तरफ से बहस हुई। जीपी सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट राघवाचार्य लू और बिलासपुर हाईकोर्ट के एडवोकेट आशुतोष पांडे के साथ एडवोकेट हिमांशु सिन्हा ने बहस की। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृत दास ने बहस की है। हाईकोर्ट के जस्टिस रजनी दुबे के सिंगल बेंच ने सभी पक्षों की बहस को सुनने के बाद अपने आदेश के फैसले को सुरक्षित रख लिया, जिसमें अब कभी भी बड़ा फैसला आ सकता है। पीएस ऑफिसर जीपी सिंह के विरुद्ध में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग रायपुर के द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में 29 जून 2021 को एफआईआर दर्ज की गई थी।
जिसे हमने क्वैश करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के सामने एक नई याचिका लगाई थी, ये कहते हुए कि इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधित 2018 के विधिक प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है और यह याचिका निरस्त करने योग्य है, जिसमें अंतरिम राहत के लिए आज सुनवाई की गई है और ऑर्डर को सुरक्षित रखा गया है, जिसमें कभी महासमुंद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। सिंघोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, करीब 4 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। गांजे के साथ ही 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। सब्जी में छिपाकर ये गांजा ले जा रहे थे। जब्त गांजे की कीमत करीब 78 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी अंबिकापुर के निवासी बताए जा रहे हैं। ओडिशा से अंबिकापुर ये गांजा ले जा रहे थे। एसपी दिव्यांग कुमार पटेल ने मामले का खुलासा किया। आज महासमुंद पुलिस के द्वारा जैसे कि लगातार एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, आज सिंघोड़ा बॉर्डर पे 390 किलोग्राम गांजा जो कि एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप में भरा हुआ था, जिसको जब्ती किया गया है, जिसकी कुल कीमत 78 लाख रुपए है। ये गांजा उड़ीसा से बौद्ध जिले से आ रहा था, जो कि एक बोलेरो पिकअप वाहन में पकड़ा गया है। साथ में 2 आरोपी जयप्रसाद और अरविंद रजवाड़े पकड़े गए हैं। जब्त गांजे की कुल कीमत 78 लाख है, जिसमें धारा 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है और ये कहां से कहां गांजे का अभी पूरी पूछताछ और विवेचना जारी है। कहां से कहां ले जा रहे थे, इसका ओरिजिन पता चला है। बौद्ध डिस्ट्रिक्ट डेस्टिनेशन कहां है, उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।